बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 15 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इसका आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के पैटर्न्स हमने पढ़ने हैं। इनहेरिटेंस यानी विरासत। इसका जो इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी वो मैंने अपने पहला जो लेक्चर था इसी यूनिट का, उसमें आप लोगों को सारी टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की हैं। अगर किसी बच्चे ने वो टर्मिनोलॉजीज नहीं देखी हैं या वो लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर सुनिएगा, ताकि आप लोगों को आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। अच्छा, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस में जो एक साइंटिस्ट था, जॉर्ज जॉन मेंडल was an Austrian monk. His work on garden tree laid the foundation of classical genetic experimenting with garden pea breeding. एक साइंटिस्ट था मेंडल, जिसने जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए पी यानी मटर के पौधे के ऊपर। और उन मटर की जो जो पौधे थे उसने उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी कुछ थ्योरीज या अपने जो है वो लॉज पेश किए। और उन्हीं लॉज की बेस के ऊपर ये एक क्लासिकल जेनेटिक्स जो है इसकी फाउंडेशन यानी उसकी बुनियाद रखी गई। बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद गार्डन पी ब्रीडिंग, मेंडल डेवलप्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन जो गार्डन पी जो मटर का जो पौधा था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से मेंडल्स ने जो है वो इनहेरिटेंस लॉ पेश किए। एंड ही डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू फैक्टर्स नाउ कॉल्ड जीन। और उसने ये बात डिस्क्राइब की, उसने ये चीज़ बताई कि जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं यानी वो खसूसियात जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, वो किसी एक ख़ास फैक्टर की वजह से जो है वो मुंतकिल होती हैं, और उसने उन फैक्टर्स को जीन्स का नाम दिया। Mendel's success was due to his careful choice of experimental organisms, the garden pea Pisum sativum. ये पिजम सटाइवम जो है ये पी प्लांट यानी जो मटर का पौधा है उसका साइंटिफिक नेम है। और मेंडल जो है उसने अपने लिए अपने मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए जो उसने प्लांट चॉइस किया था, उसने उसको बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स की वजह से चॉइस किया था कि वो उसमें क्या ऐसी खासियत हैं जिसकी वजह से उसको आसानी हुई ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल द पी प्लांट इज़ इजी टू कल्टीवेट। पी प्लांट जो है वो आसानी से कल्टीवेट हो जाता है, उगाया जा सकता है। इट हैज़ शॉर्ट एंड फैट्स फास्ट लाइफ साइकिल है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होती है और बहुत तेज़ी से जो है वो ये प्लांट ग्रो करता है और पूरा जो है वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो उसको कंप्लीट कर लेता है। इट हैज़ मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब है ऐसे ट्रेड्स हैं, ऐसी खसूसियात हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट मानी जाती हैं। ट्रेड्स विद शार्प डिफरेंसेस, ऐसे ट्रेड्स जिनमें बिल्कुल मतलब आप जो है वो उसके अंदर बाकायदा तौर पर डिफरेंस फील कर सकें या आपको वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ नज़र आएँ ट्रेड्स। जैसे कि राउंड और रिंकल सीड शेप, यानी अगर हम मटर का जो पौधा है उसके अगर हम सीड्स लें, उसके जो मटर लें उसके, तो उनका जो शेप है वो या तो राउंड होते हैं या फिर वो रिंकल होते हैं। तो ये एक बाकायदा अलग अलग नज़र आने वाला डिफरेंस है। एंड पर्पल और वाइट फ्लावर, और इसके अलावा मटर के पौधे के अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो उसमें पर्पल फ्लावर्स के भी पौधे होते हैं और वाइट फ्लावर्स के भी होते हैं। पेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रेड। Naturally, Pisum sativum is self-fertilizing plant as its reproductive parts are completely enclosed by petals. कुदरती तौर पर ये जो एक मटर का प्लांट है पिजम सटाइवम जो है ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है। सेल्फ फर्टिलाइजिंग का मतलब है खुद ब खुद इनके अंदर जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अपने ही एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर गिर जाते हैं और पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाती है और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और वो एक नया प्लांट जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग का आपको आइडिया होगा। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट जो है ये पिजम सटाइवम कुदरती तौर पर है। और ये जो है वो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं यानी जो स्टेमन और कार्पल जो है वो मुकम्मल तौर पर पेटल्स के अंदर
मौजूद होता है, इनक्लोज्ड होता है. हाउएवर क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन वैरायटीज इज पॉसिबल एंड रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स आर फर्टाइल. लेकिन ये तो कुदरती तौर पर है ना कि इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग भी इसके अंदर करवाई जा सकती है या हो सकती है. तो मेंडल वर्कड ऑन 7 contrasting pairs of traits and obtained sufficient data to have statistical significance. और मेंडल ने ये एक ट्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पे कि राउंड और रिंकल सीड शेप थे, उनकी शेप जो थी वो राउंड और रिंकल थी सीड्स की. लेकिन मेंडल ने जो है वो इस तरह के और बहुत सारे ट्रेट्स जो है वो उन कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स को देखा और फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करके अपनी एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस दी. स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि उसने उन सारे रिजल्ट्स को कंक्लूड किया, उन जो उसको नतीजे मिले थे, और फिर उसने उनके नतीजे की बुनियाद पर जो है वो अपना एक लॉ पेश किया. तो यहाँ पर जो है वो आपको इसके मुख्तलिफ ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये सीड शेप है एक ट्रेट, और दूसरा जो है वो सीड कोट सीड कलर है. दूसरा जो ट्रेट है वो एक सीड कलर का है. पॉट शेप, पॉट के भी डिफरेंट शेप होते हैं, यानी जो मटर की जो फली होती है उसकी भी दो मुख्तलिफ तरह के जो है वो शेप्स की फलियां आपको नज़र आती हैं. फिर पॉट कलर अगर हम देखें तो डिफरेंट कलर्स के पॉट कलर्स भी आपको जो है वो मटर के पौधे में मिलते हैं. फ्लावर कलर्स आपको मुख्तलिफ मिलते हैं, पर्पल और वाइट होता है. फ्लावर की पोजीशन होती है मुख्तलिफ के जो है वो ये कौन सी पोजीशन के ऊपर जो है वो फ्लावर ग्रो होकर होता है. और इसके साथ साथ स्टेम की लेंथ जो है वो भी जो है वो इन प्लांट की मुख्तलिफ होती है. तो ये जो है वो 7 ट्रेट्स हैं जो कि एक प्लांट के अंदर मेंडल्स ने देखे, और फिर उसके बाद उसने उन्हीं अलग अलग ट्रेट्स को मुख्तलिफ तरह से जो है वो ब्रीडिंग करवा कर उनके रिज़ल्ट को कंक्लूड कर कर अपने जो है वो लॉस को पेश किया. तो मेंडल का जो पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट. जैसे अभी हमने ऊपर ट्रेट्स की बात की कि मेंडल ने जो अपने शुरू में जो तजर्बात किए उसके अंदर उसने सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया, यानी एक ही पेयर लिया कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का. यानी अगर उसने किसी मटर के दाने की अगर उसने शेप ली तो फिर उसने उस शेप को ही जो है वो अपने उस पूरे रिजल्ट में देखा कि इसके हमें किस तरह के शेप्स के प्लांट सीड्स जो है वो हासिल हो रहे हैं. He studied all 7 traits one by one and one such experiments involved seed shape. और उसने इन सारे ट्रेड्स को एक एक करके उनको एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उसके अंदर उसने जो एक एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जो उसने किया वो उसने सीड शेप का किया, जिसमें विच में भी राउंड और रिंकल, जो कि राउंड थे या फिर वो रिंकल थे. ही सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज ऑफ कंट्रास्टिंग सीड शेप्स. उसने जब अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो उसने स्टार्ट में एक ऐसा प्लांट लिया जो कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट था, यानी उसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं, और उनके अंदर कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ जीन भी मौजूद हैं. तो अ ट्रू ब्रीडर प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ऑन टाइप इन सक्सेसिव जनरेशन इफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. अगर एक ट्रू ब्रीडर प्लांट है तो वो प्रोड्यूस कर सकता है ऑफस्प्रिंग्स अपनी जैसे ही टाइप्स के अपनी सक्सेसिव जनरेशन में, और इफ़ अगर उसके दरमियान में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो. यानी वो कहता है कि अगर आप अगर किसी भी प्लांट के दरमियान में एक ट्रू ब्रीडर प्लांट जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होने की एबिलिटी होती है, अगर ऐसे प्लांट्स में आप जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग हैं वो उसी प्लांट के जैसे प्रोड्यूस होंगे. All the offsprings of next generation produce round seeds and he called them hybrid in one trait. यहाँ पे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. उसने जब ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड्स और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड्स के दरमियान में क्रॉसिंग करवाई, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए नेक्स्ट जनरेशन में वो सारे के सारे जो थे वो राउंड सीड प्लांट्स थे.
और उसने कहा कि ये जो मैंने ट्रू ब्रीडिंग करवाई है उसमें मैंने सिर्फ एक ट्रेट लिया है, यानी एक ट्रेट, एक करेक्टरिस्टिक्स लिया है जिसमें राउंड और जिसमें जो है वो शेप, कलर जो है वो करेक्टर है। तो अगर एक ट्रेट की बात हो रही है और एक ही ट्रेट के बारे में हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं, तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, जिसमें मोनो का मतलब वन होता है और हाइब्रिड का मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान में क्रॉस हुआ है। तो हाइब्रिड इन वन ट्रेट, हाइब्रिड किस में हुआ है? एक ट्रेट में हुआ है। हाइब्रिड इज अ वेराइटी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग टू कंट्रास्टिंग ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। हाइब्रिड क्या है? एक ऐसी वेराइटी है जो कि प्रोड्यूस करती है क्रॉसिंग के वजह से टू कंट्रास्टिंग ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। अगर अगर आप दो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स, कंट्रास्टिंग ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स के दरमियान में क्रॉसिंग करवाते हैं, तो जो वेराइटी प्रोड्यूस होती है वो हाइब्रिड होती है। Also it showed dominance of round seed shape over wrinkle। और इसमें आपको जो जनरेशन हासिल हुई है उसमें जो डोमिनेंट कलर, जो डोमिनेंट शेप आपको हासिल हो रही है वो राउंड है, यानी जो सीड आपको नज़र आ रहे हैं देखने में वो राउंड सीड है, लेकिन उसके अंदर रिंकल के करेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं जो कि छुपे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको उस वक़्त तो नहीं पता थी, उसने उसके सामने तो जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो उन रिज़ल्ट्स को लिखता जा रहा था और देखता जा रहा था कि ये क्यों जो है वो आ रहे हैं रिज़ल्ट। तो उसके सामने रिज़ल्ट उस टाइम पर क्या आया, जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया उसके सामने ये रिज़ल्ट आया कि जो उसने एक प्लांट जो है वो राउंड सीड का लिया था और एक प्लांट रिंकल सीड का लिया था, जब उसने उसके उनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाई, तो उस क्रॉसिंग के बाद जो है वो जितने भी प्लांट हासिल हुए, एक प्लांट से मुराद ये है कि उसने इस तरह के प्लांट्स लेके क्रॉसिंग करवाई थी। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि उसने एक एक प्लांट के दरमियान में क्रॉसिंग करवाई थी। प्लांट्स बहुत सारे थे, लेकिन कुछ जो प्लांट्स थे वो उसने लिए थे राउंड सीड वाले, और कुछ जो दूसरे प्लांट्स थे वो उसने सारे के सारे ऐसे लिए थे जो रिंकल सीड थे, और फिर उन प्लांट्स के दरमियान में उसने क्रॉसिंग करवाई थी जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, जिसके अंदर उसने कंट्रास्टिंग ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को क्रॉस करवाने के बाद जब रिजल्ट हासिल हुआ तो उसको सब प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे उनमें से राउंड सीड शेप के जो है वो मटर के दाने निकले थे। तो पेरेंटल जनरेशन इज डिनोटेड एज P1। अब वो टर्मिनोलॉजीज जो वो लिखता रहा कि या हम अपने समझने के लिए लिख सकते हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन थी, यानी जिनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाई गई थी, उसने P1 जनरेशन का नाम दिया। द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ P1 जनरेशन आर फर्स्ट फेलियल जनरेशन। और जो ऑफस्प्रिंग उस P1 जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए थे, जो उनके बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए थे, उसने उन प्लांट्स को F1 जनरेशन यानी F1 फेलियल जनरेशन का नाम दिया, फर्स्ट फेलियल जनरेशन का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम F1 जनरेशन भी कहते हैं। द क्रॉस इन F1 जनरेशन प्रोड्यूस F2 जनरेशन। अब उसके बाद उसने क्या किया कि जितने भी उसको F1 जनरेशन में प्लांट्स हासिल हुए थे, रिसीव हुए थे, उन सारे प्लांट्स के दरमियान में आपस में उसने जो है वो दोबारा क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, और उस क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो उसको जनरेशन हासिल हुई उस जनरेशन का नाम उसने रखा ये F2 जनरेशन है। यानी पहले उसने कुछ प्लांट्स लिए और उनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाई, उसके बाद उसका रिजल्ट में जो उसको प्लांट हासिल हुए, अब उन प्लांट्स के अंदर उन्होंने क्रॉसिंग करवाई। तो द रिंकल सीड शेप्स विच बीइंग रेसेसिव failed to express in F1 generation appeared again in F2 generation। अब जब उसने F2 जनरेशन देखी तो उसके अंदर उसको कुछ रिंकल सीड शेप भी जो है वो बीज मिले, यानी जो मटर थे वो उसको कुछ रिंकल शेप के भी जो है वो हासिल हुए। तो उसने ये देखा, उसने कहा कि जो F1 जनरेशन है उसको जब F1 जनरेशन ही के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि छुपे हुए थे वो भी सामने आ जाते हैं, और उसने उस जनरेशन को उसने कहा कि ये F2 जनरेशन है। तो द फिनोटिपिक रेशो बिटवीन राउंड एंड रिंकल सीडेड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F2 जनरेशन वाज 3:1। ये फिनोटिपिक रेशो जो उसने निकाली है वो उसने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये रेशो जो है वो निकाली है। इसमें उसने ये बताया है कि जो F1 जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन हासिल होती है, उस F2 जनरेशन को अगर हम देखें तो उसमें हर 4 में से 3 प्लांट ऐसे हैं जो कि राउंड सीड हैं, और एक प्लांट जो है वो ऐसा है जो रिंकल सीड है।
तो जब उसने सारी कैलकुलेशन की तो उसको 3:1 का रेशो हासिल हुआ। तो मेंडल जो है वो उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मुख्तलिफ ट्रेड्स के ऊपर किए। ये तो एक ट्रेड था जो कि शेप था। शेप जो है वो उसके ऊपर उसने किया कि राउंड शेप और रिंकल शेप सीड्स जो है वो उनका करेक्टरिस्टिक्स क्या हासिल होते हैं F1 और F2 जनरेशन में। अब उसने इस जो ये जो प्लांट है इसके अंदर 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसने उन सारे 7 करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है वो ये वाली क्रॉसिंग करवाई और उसके बाद उसने जो है वो रिजल्ट निकाल के अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया। मेंडल ऑल्सो मेड क्रॉसेस यूजिंग 6 अदर पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रैक्टर्स एंड फाउंड सिमिलर रिजल्ट। और उसको जो रिजल्ट हासिल हुआ बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाने के बाद भी यही सेम रिजल्ट हासिल हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स ही कंक्लूडेड, और इस नतीजे की बुनियाद पर उसने कुछ बातें कंक्लूड की, कुछ नतीजे अक्स किए, जिनमें से एक था कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज पोजेस 2 फैक्टर्स अलील्स फॉर एनी गिवन ट्रेट। जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज प्लांट्स हैं, यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करने की सलाहियत होती है, ऐसे प्लांट्स में जो फैक्टर्स हैं या जो अलील हैं वो 2 होते हैं किसी भी ट्रेट का। ट्रेट खसूसियात कोई भी है, चाहे वो शेप है, चाहे वो टॉल या शॉर्ट हैं, या वो चाहे कोई कलर है, कोई भी जो है वो ट्रेट खसूसियात मौजूद है, उसके 2 फैक्टर्स जो है वो मौजूद होंगे उस प्लांट के अंदर। एक नतीजा उसने ये निकाला। सेकेंड उसने ये निकाला कि F1 जनरेशन पोजेस्ड 1 अलील फ्रॉम ईच पेरेंट विच इज़ कैरिड बाय गैमेट्स। F1 जनरेशन ने जो है अपने पेरेंट्स से एक अलील लिया था जो कि गैमेट्स बने थे, और गैमेट्स में जो है वो जो अलील आया था वो गैमेट्स बाद में जाइगोट के साथ फ्यूज़ हुए, तो वो अलील जो है वो उस जाइगोट में चला गया। तो द अलील्स रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो अलील्स की इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो शनाख्त है वो वैसी की वैसी ही रहती है। ओनली डोमिनेंट अलील शोज इट्स अफेक्ट इन F1 जनरेशन। नंबर 3 पॉइंट का आपको अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इसको दोबारा सुन लें कि इंडिविजुअलिटी यानी शनाख्त का मतलब ये है कि अगर F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट हासिल हो रहे हैं या F1 जनरेशन में हमें राउंड शेप के जो है वो सीड हासिल हो रहे हैं, तो वो राउंड उसके अंदर अगर कोई छुपा हुआ करेक्टरिस्टिक होगा तो वो उसके ऊपर उसके साथ मिक्स होकर कोई नई चीज़ नहीं बना रहा, बल्कि जो छुपा हुआ करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, और जो उसकी इंडिविजुअलिटी, जो उसकी शनाख्त है वो उसकी नज़र आ रही है आपको। ओनली डोमिनेंट अलील शोज इन इट्स अफेक्ट इन F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो शो हो रहा है, हमें जो देखने में नज़र आ रहा है, वो सिर्फ डोमिनेंट अलील शो होगा। एंड रेसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस रीअपियर्स व्हेन इन होमोजाइगस कंडीशन इन F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन आती है तो उसमें जो आपको रेसेसिव करेक्टर्स हैं वो भी जो है वो दोबारा से रीअपियर हुए हुए नज़र आते हैं। So these conclusions were called law of segregation, which states traits of organisms are determined by 2 alleles which separates in gametes and reunite again at fertilization। ये बेसिकली जो है वो ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अगर आप लोगों अगर मेंडल जो है उसने जब इसको कंक्लूड किया तो उसने अपना जो लॉ पेश किया उसमें उसने ये बताया कि ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाय 2 अलील। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स जो है वो 2 अलील के बारे में बताता है, विच सेपरेट इन गैमेट्स, वो गैमेट्स में जाकर वो सेपरेट हो जाते हैं, एंड रीयूनाइट अगेन एंड फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो दोबारा से रीयूनाइट हो जाते हैं। आप डायग्रामेटिकली इसको समझ सकते हैं। डायग्रामेटिकली उन्होंने जिस ट्रेट की एग्जांपल दी है वो है टॉल और शॉर्ट, यानी कुछ प्लांट्स उसने ऐसे लिए जो कि टॉल थे, उनका कद जो है वो लंबा था, और कुछ प्लांट उसने ऐसे लिए जिनका कद छोटा था। उसके बाद उसने उन टॉल प्लांट्स को कैपिटल टी का नाम दिया, और शॉर्ट प्लांट्स को स्मॉल टी का नाम दे दिया, यानी उसको याद रखने के लिए कि ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। P1 जनरेशन में जैसे कि अभी बात हुई कि उसने कहा कि वो गैमेट्स बन जाते हैं, तो ये जो गैमेट्स हैं ये यहाँ पर एक अलील इस गैमेट के अंदर इसका आ गया और इसका एक अलील इस गैमेट में आ गया।
बाद में उसने कहा कि जो F1 जनरेशन जब होती है तो इस गैमेट्स के अंदर जो अलील होते हैं वो दोबारा से रीयूनाइट हो जाते हैं, दोबारा से मिल जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमें F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स हैं वो हासिल हो जाते हैं। फिर उसने इन F1 जनरेशन को, इस F1 जनरेशन में उसे जितने भी प्लांट्स हासिल हुए वो सारे टॉल थे। ठीक है, इसके अंदर उसको ये कैप स्मॉल टी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा उसको। ये जो है ये जीनोटिपिकली होता है। फिनोटिपिकली यानी जो बज़ाहिर हमें जो देखने में चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये सारे प्लांट्स जितने भी हमें हासिल हुए हैं वो सब के सब टॉल हैं। उसके बाद उसने F1 जनरेशन को दोबारा F1 जनरेशन के साथ ही जो है वो क्रॉस करवाया, यानी उसने इनके गैमेट्स बनाए और गैमेट्स जो है वो दोबारा से जो F1 जनरेशन है उसने F1 जनरेशन के ही प्लांट्स के साथ क्रॉसिंग की, तो उसको जो रेशो हासिल हुआ उस रेशो में उसे कुछ प्लांट्स ऐसे भी मिले जो कि शॉर्ट थे। इस एक शॉर्ट प्लांट की वजह से, यानी ये वो वाले प्लांट जो कि शॉर्ट पे उसे हासिल हुए थे, उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि ये जो शॉर्ट के जीन्स थे जो कि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद थे, ये कहीं ना कहीं तो इस F1 जनरेशन में मौजूद थे, जिसकी वजह से वो यहाँ F2 जनरेशन में हमें जाहिर हुए हैं। तो इस रिज़ल्ट को देखने के बाद उसने अपना जो है वो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया, और उसके अंदर उसने ये दो रेशोज़ बताए। एक उसने फिनोटिपिक रेशो बताई और दूसरी उसने जीनोटिपिक रेशो बताई। उसने कहा कि फिनोटिपिक रेशो वो रेशो है जो कि आपको देखने से नज़र आ रही है, बज़ाहिर आपको सामने नज़र आ रही है कि आपको 3 प्लांट्स जो है वो टॉल हासिल हुए हैं और एक प्लांट जो है वो आपका शॉर्ट है। जीनोटिपिक रेशो में जब आप उसके जीन्स को देखेंगे और उसके अलील्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि दो होमोजाइगस क्रोमोसोम के ऊपर अगर दोनों के ऊपर सेम टॉल टॉल ही जीन होगा तो वो एक जो है वो डोमिनेंट करेक्टर होगा, और अगर कि एक अलील के ऊपर टॉल जीन है और दूसरे के ऊपर जो है वो शॉर्ट का जीन है, तो उसमें भी जो आपको नज़र आ रहा है वो डोमिनेंट करेक्टर जो नज़र आ रहा है वो टॉल का नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं जिनके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर शॉर्ट उसके जीन हैं, शॉर्ट हाइट के, यानी स्मॉल टी मौजूद है, तो वहाँ पर आपको जो करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहा है वो 1 का करेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर इस 1 का जो है वो जीनोटाइप है, तो अगर हम इस जीनोटाइप को देखें तो हमें 1:2:1 का रेशो मिलता है जो कि जीनोटिपिक रेशो है। यानी 3 ऐसे प्लांट हैं जो कि देखने में आपको टॉल लग रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर शॉर्ट की करेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। तो ये मेंडल ने अपना इस वाले पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद, उसने अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया, जो कि आज जो है वो जेनेटिक्स की एक बुनियाद समझी जाती है। यानी जेनेटिक्स जो है वो इसी से जो है वो चलती है, इन्हीं लॉज को देख के जो है वो जेनेटिक्स, जितनी भी जेनेटिक्स में डेवलपमेंट आई है वो इन्हीं लॉज की वजह से आई है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे लॉ वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।